Assalamu alaikum and welcome to Easy Medic. In this video we are going to talk about the lesions of upper motor neurons. Upper motor neurons वो neurons होते हैं जो कि originate होते हैं brain के अंदर carrying the motor information और relay करते हैं उस motor information को to lower motor neurons and then in turn lower motor neurons innervate करते हैं muscles को और इस तरीके से motor information carry होती है, transmit होती है from the brain up to the muscles. ये जो मोटर ये रेड में हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन जो कि कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन देन इन टर्न इनर्वेट करता है मसल्स को. डिफरेंट डीजेनरेटिव डिजीजेस लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर, डिफरेंट इन्फेक्शंस लाइक टैब्स डोर्सालिस, पोलियोमाइलिटिस और डिफरेंट मैकेनिकल डैमेज जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होती है, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में डैमेज हो जाते हैं. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज पर, कौन से क्लिनिकल साइंस होंगे और कौन से क्लिनिकल साइंस होंगे अपर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज पर, ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी आया कि अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज है या लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज है. इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं लीजन्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स. के बाद हम डिस्कस करेंगे लीजन्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स. सो इन अपर मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स हैं और ये डिसेंड करते हैं फ्रॉम द ब्रेन. सो देयर आर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में. डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कैरी करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स को टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोटर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं और वो इनर्वेट करते हैं मसल्स को. सो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं दो ट्रैक्ट्स में. एक पैरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स. डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, डिफरेंट ट्रैक्ट्स हमने पढ़े हैं पहले. तो इन ट्रैक्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं एक पैरामिडल ट्रैक्ट्स के अंदर और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो हमें देखते हैं. सो पैरामिडल ट्रैक्ट्स वो ट्रैक्ट्स होती हैं जो कि मेड्यूला में पैरामिड की फॉर्मेशन करवाती हैं. बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट होते हैं, हम इन्हें पैरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं क्योंकि जब ये मेड्यूला पे आते हैं तो इनके जो फाइबर्स हैं वो मेड्यूला पे एक स्वेलिंग फॉर्म करवा देते हैं जिसे हम कहते हैं पैरामिड. तो इन दोनों ट्रैक्ट्स को हम पैरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं. इसके अलावा जितने भी ट्रैक्ट्स होते हैं डिसेंडिंग हम उन्हें एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं. सो पैरामिडल ट्रैक्ट्स corticospinal and corticobulbar tracts are pyramidal. Corticospinal tract and corticobulbar. इन दोनों ट्रैक्ट्स को हम कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट को हम कहते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट क्योंकि फॉर सपोज ये पैरामिड है, ये एक मेड्यूला है. फॉर सपोज ये मेड्यूला का रीजन है. ठीक, मेड्यूला के अंदर इनके जो फाइबर्स होते हैं वो एक स्वेलिंग फॉर्म करवाते हैं. एक स्वेलिंग बन जाती है, इनके फाइबर्स आकर स्वेलिंग बना देते हैं. फॉर सपोज एक स्वेलिंग बन गई तो इस स्वेलिंग को हम कहते हैं पैरामिड. तो इसलिए इन दोनों ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स. और इसके अलावा जितने भी ट्रैक्ट्स हैं जो ब्रेन स्टेम टैगमेंटम रीजन जो ब्रेन स्टेम से डिसेंड कर रहे हैं, ये वाले ट्रैक्ट्स भी ब्रेन स्टेम से डिसेंड करते हैं, लेकिन ये पैरामिड फॉर्मेशन करा रहे हैं वो पैरामिड फॉर्मेशन नहीं करवाते, तो उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स. और ये हम पैरामिडल ट्रैक्ट्स. एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स में हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं रेटिकुलोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल. These are the extra pyramidal tracts and these are the pyramidal tracts. हम इसको अलग अलग इनको पढ़ेंगे हम कि पहले पैरामिडल ट्रैक्ट्स अगर डैमेज होंगे तो कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी और अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स डैमेज होंगे तो कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी. पहले हम पढ़ लेते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स. सो पैरामिडल ट्रैक्ट्स कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स इनके नाम से पता चल रहा है दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सो ब्रेन के रीजन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स से
ऑरिजिनेट हो रहा है, ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंड करता है अप टू द मेड्यूला ऑन द एप्सिलैटरल साइड, सेम साइड पर। मेड्यूला पे आकर पैरामिड की फॉर्मेशन होती है, इनके फाइबर्स पैरामिड की फॉर्म करवाते हैं और पैरामिड फॉर्मेशन के बाद ये डेक्यूसेट करते हैं, मूव करते हैं अपोजिट साइड पर और कॉन्ट्रालैटरल साइड पर आ जाते हैं। मीन्स इप्सिलैटरल साइड मीन्स सेम साइड, कॉन्ट्रालैटरल साइड मीन्स अपोजिट साइड। सो दे मूव ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड, इसे हम कहते हैं पैरामिडल डेक्यूसेशन। और पैरामिडल डेक्यूसेशन के बाद ये डिसेंड करते हैं इनटू द एंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और एंटीरियर कॉलम से ये साइनेप्स करते हैं विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं इनके, विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो कि अल्फा मोटर एंड गामा न्यूरॉन्स होते हैं, वो जाकर साइनेप्स करते हैं विद द मसल्स। नाउ दिस इज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है वो भी ओरिजिनेट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, पर वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं आता, इसलिए हमने उसको डिस्टेंडिंग ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो रिले इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं करता है, स्पाइनल नर्व्स को इन्फॉर्मेशन रिले नहीं करता। बेसिकली जो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है वो ब्रेन स्टेम पर आकर मेड्यूला के अंदर डिफरेंट क्रेनियल, मेड्यूला और पोन्स के अंदर डिफरेंट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ओरिजिनेट कर रही हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। सो जो उनके न्यूक्लियाई, उनके जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, उनके साथ साइनेप्स करता है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट और यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन्स थ्रू द क्रेनियल नर्व्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्रेनियल नर्व्स के साथ यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं मोस्टली ये जो फेस मसल्स, स्पीच मसल्स और लैरिंक्स, फेरिंक्स इनको जाकर इनर्वेट करती हैं। So these are the lower motor neurons of corticobulbar tract and these are the lower motor neurons of corticospinal tract. जो pyramidal tract system है, जो pyramidal tract है corticospinal, corticobulbar, इनका जो मेन फंक्शन है वो है कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जो विल होती है हमारी कि हमने अभी हैंड को मूव करना है, अपनी वॉक करनी है, हमारे जो मसल्स मूव कर रहे हैं, सो ऑल दीज वॉलेंट्री मूवमेंट जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो रही है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन भेज रहा है हमारे मसल्स को कि अब इस तरीके से मूव करना है। सो जब भी अगर किसी तरह का भी डैमेज होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या मेनली हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को देखेंगे, कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट ओनली फेस मसल्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स को कर रहा है, तो इतना डैमेज, इतनी उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं वो नहीं होती इतनी। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अगर डैमेज होगा तो ह्यूज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल बी देयर। सो जो अगर ये कहीं पर भी डैमेज हो जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पैरामिडल ट्रैक्ट्स, तो एक पाथ से कट ऑफ हो जाएगा बिटवीन द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहले हमने कहा कि देयर विल बी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। अगर ये वॉलेंट्री मूवमेंट कॉज करवा रहा है तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी, मसल्स एक तरह से पैरालाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपर मोटर जो मोटर वॉलेंट्री हमारी विल होती है, एक विल जो जनरेट होती है हमारी, वो हमारे ब्रेन के अंदर होती है कि हमने अभी मसल्स को मूव करना है, वो विल ही जनरेट नहीं हो पाएगी, वो मोटर इन्फॉर्मेशन ब्रेन से डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि अभी हमने मसल्स को मूव करना है अपने। सो मसल्स मूव नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इनर्वेट कर रहे हैं मसल्स को, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए। तो एक तरह से मसल्स पैरालाइज हैं, बट स्टिल मसल्स आर इनर्वेटेड। सो मसल्स पैरालाइज हैं, मसल्स मूव नहीं कर पा रहे। तो एक स्पेशल टाइप की एट्रोफी हो जाएगी यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी, एट्रोफी मीन्स वेस्टिंग ऑफ मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके डिफरेंट हाइपोथेसिस होती है कि अगर मसल्स को यूज़ नहीं किया जाता काफ़ी लंबे टाइम तक तो मसल थिन होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स की प्रोटीन का प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो जाता है और मसल्स के फाइबर्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट हाइपोथेसिस देते हैं साइंटिस्ट के इस तरीके से। नॉर्मल जो मेन जो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दी जाती है वो ये है कि ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जब मसल्स मूव नहीं, मसल्स डिसयूज रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटियोलाइसिस हो जाता है मसल्स प्रोटीन का, इसलिए एट्रोफी होना शुरू हो जाती है डिसयूज मसल्स की। अगर नॉर्मली भी अगर मसल्स को यूज़ नहीं किया जाता तो मसल थिन होना शुरू हो जाते हैं। सो पहली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखेगी देयर विल बी डिसयूज एट्रोफी, और डिसयूज एट्रोफी पर्टिकुलर मसल्स पे नहीं होगी, लाइक नॉट बाइसेप पे नहीं होगी, ट्राइसेप पे नहीं होगी, डिफरेंट मसल्स, लाइक एक सिंगल स्पेसिफिक मसल्स पे डिसयूज एट्रोफी नहीं होगी, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो नॉट सिंगल मसल्स को इनर्वेट नहीं कर रहा, अगर वो डिफरेंट मसल्स की जो मोटर इन्फॉर्मेशन है उसको रिले करता है लोअर मोटर न्यूरॉन, और फिर डिफरेंट लोअर मोटर न्यूरॉन वो स्पेसिफिक मसल्स को जाकर इनर्वेट करते हैं। सो जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है तो स्पेसिफिक मसल्स पे एट्रोफी नहीं हो रही, डिफरेंट मसल्स लोकलाइज्ड एट्रोफी नहीं होगी।
लोकलाइज्ड एट्रोफी नहीं होगी, जनरलाइज्ड एट्रोफी होगी डिफरेंट मसल्स के ऊपर। देयर विल बी जनरलाइज्ड डिसयूज एट्रोफी, पहली कैनिफेशन, पहली जो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें दिखेगी वो डिसयूज एट्रोफी। नंबर 2, देयर विल बी लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। हमारी जो बॉडी में उसमें दो तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिसे हम डीप रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स ओरिजिनेट होते हैं स्किन के ऊपर, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं जब हम टैप करते हैं टेंडन ऑफ मसल्स को। सो डीप रिफ्लेक्सेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मसल्स एंड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम द स्किन। सो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होती हैं वो हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती, लेकिन ब्रेन उनको मॉड्यूलेट कर सकता है। डीप रिफ्लेक्सेस इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, वो कैरी कर रहा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गोल्जी टेंडन ऑर्गन ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल्स होते हैं जिनमें रिसेप्टर्स होते हैं जो मसल्स के अंदर, वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कैरी कर रहा है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर साइनेप्स करता है जाकर न्यूरॉन्स के अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आकर मसल्स के एक्स्ट्राफ्यूजल मसल्स को इनर्वेट करते हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो एक स्पाइनल रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती। लेकिन जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस है, इसकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है पहले ये ब्रेन तक जाती है, ब्रेन तक जाएगी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और थ्रू द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से फिर मोटर इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी और फिर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो स्पाइनल रिफ्लेक्स को तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स विल नॉट बी लॉस्ट इन दी pyramidal in the upper motor neuron lesion, but superficial reflexes will be lost in the upper motor neuron lesion. Superficial जो reflexes होते हैं उनको पहले यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन साइनेप्स करते हैं और ये मोटर इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन थ्रू द मोटर ट्रैक्ट्स अपर मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, और वो जाकर मोटर न्यूरॉन आकर मोटर इन्फॉर्मेशन को रिले करते हैं ऑन द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। सो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस की जो मोटर इन्फॉर्मेशन आती है वो थ्रू द ब्रेन आती है। तो डिफरेंट टाइप्स के सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एग्जामिनर चेक करता है पेशेंट के अंदर। पहला रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ये होता है कि एग्जामिनर जो उम्बलाइकस नेवल जिसे कहते हैं, उम्बलाइकस के गिर्द जो स्किन होती है उसको एक स्टिक के साथ स्क्रैच करता है एग्जामिनर। तो स्टिमुलाई जब स्टिक के साथ स्क्रैच कर रहे हैं तो जो स्किन होती है, जो स्किन के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उम्बलाइकस टूवर्ड द स्टिमुलाई स्लाइटली मूव कर जाता है। जो स्किन होती है उम्बलाइकस वाली वो स्लाइटली मूव करती है जहाँ पर एग्जामिनर स्क्रैच कर रहा होता है, स्लाइटली सा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये नॉर्मली पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट इन दी डैमेज ऑफ द पायरामिडल ट्रैक्ट्स। सो पहला रिफ्लेक्स एब्डोमिनल रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो जाएगा। नंबर 2, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी लॉस्ट। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स है जब मीडियल थाई का रीजन, थाई है उसका जो मीडियल साइड पे इंग्वानल लिगामेंट से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे एग्जामिनर स्क्रैच करता है स्किन को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ। जब वो स्क्रैच करता है, मूव कराता है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को बिलो द स्किन, बिलो द इंग्वानल लिगामेंट से स्किन को, तो जो टेस्टिस ऑन द इप्सिलैटरल साइड विल मूव स्लाइटली अबाउट 0.5 सेंटीमीटर अप। तो इफ टेस्टिस आर मूविंग अप तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मीन्स के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज नहीं है। इफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज डैमेज, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स विल नॉट बी एग्जामिन्ड। यानी कि एग्जामिनर अगर मूव करा रहा है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को ऑन द मीडियल थाई रीजन, टेस्टिस ऑन द इप्सिलैटरल साइड विल नॉट मूव 0.5 सेंटीमीटर अप। सो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स विल लॉस्ट। और तीसरा हम पढ़ते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स है कि एग्जामिनर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेता है और हमारा सोल है फुट का,
उसकी लेटरल साइड से उस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को मूव कराता है टूवर्ड्स द मीडियल साइड थंब की तरफ, मतलब यहाँ से लेटरल साइड से मूव करवाएगा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को और थंब की तरफ। नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो होता है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल द डिजिट्स, मीन्स कि पाँव के जो सोल के हमारे जितने भी फुट के डिजिट्स हैं, जब सोल पे मूव कराएंगे इस तरीके से लेटरल साइड से स्टार्ट करके पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मीडियल साइड अप टू द थंब, तो हमारा जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा वो प्लांटर फ्लेक्शन होगा ऑफ ऑल द डिजिट्स। लेकिन अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है तो ये रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, प्लांटर रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट। और इसमें क्या होगा, हमारा जो थंब है जब मूव कराएंगे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को, अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है तो थंब हमारा एक्सटेंड हो जाएगा और डिजिट्स से हमारे एबडक्शन हो जाएगी डिजिट्स की। सो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, एक एबनॉर्मल रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा, इससे हम कहते हैं बबिन्स्की साइन। सो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट और कौन सा साइन हमें प्रेजेंट होगा, बबिन्स्की साइन इंस्टेड ऑफ प्लांटर रिफ्लेक्स, बबिन्स्की साइन। तो बबिन्स्की साइन में क्या हो रहा है कि जो थंब है हमारा, ग्रेट टो है जो पाँव का, वो मूव कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और जो डिजिट्स हैं बाकी वो एबडक्शन होगी उनकी। तो इस साइन को हम कहते हैं बबिन्स्की साइन। इंस्टेड ऑफ प्लांटर रिफ्लेक्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ बबिन्स्की साइन इन द लीजन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ pyramidal ट्रैक्ट्स। सो बबिन्स्की साइन प्रेजेंट होगा। इसके बाद हमारे पास एक और रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं, सो दीज थ्री सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट। इसके बाद हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं प्रोनेटर ड्रिफ्ट विल बी प्रेजेंट। प्रोनेटर ड्रिफ्ट नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो सुपाइनेटर मसल्स होते हैं, मींस ये सुपाइनेटर पोजीशन है, ये प्रोनेटर पोजीशन है। अगर मैं यूं मूव करा रहा हूँ अपने आप को, ये सुपाइनेशन है। अगर मैं अपने हैंड को इस तरीके से मूव करा रहा हूँ, ये प्रोनेशन है। तो सुपाइनेटर, जो मसल्स सुपाइनेट करवाते हैं वो नॉर्मली वीक होते हैं, और जो मसल्स प्रोनेट करवाते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द सुपाइनेटर मसल्स। सो अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो चुका है, वो प्रॉपर मोटर इन्फॉर्मेशन सुपाइनेटर और प्रोनेटर मसल्स तक नहीं आ रही है, और डिफरेंट जो इसके अलावा जो पैरामिडल ट्रैक्ट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं वो अपनी जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन मसल्स को, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स को। सो एग्जामिनर क्या कराता है पेशेंट को, उसको एग्जामिनर उसको इस तरीके से हाथ को प्लेस करवाता है पाम अपवर्ड्स, और उसको आईज को क्लोज करने का बोलता है जब पेशेंट की। तो जो एग्जामिनर का हैंड है, अगर उसका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है तो वो इस तरीके से उसका हाथ सुपाइनेटर से प्रोनेटर में हल्का स्लाइटली मूव हो जाता है इन अ फ्यू सेकंड्स। सो इसे हम कहते हैं प्रोनेटर ड्रिफ्ट विल बी प्रेजेंट व्हेन देयर इज अ डैमेज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि अगर ये वाला हाथ पेशेंट का मूव कर रहा है, उसका मीन्स ये है कि उसका जो उस राइट साइड पे अगर राइट हैंड मूव कर रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड पे जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो डैमेज है, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डेक्यूसेट कर रहा है। अगर ये राइट साइड है, राइट साइड से वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, सो डेक्यूसेशन की वजह से अपोजिट हो रहा है। यानी कि अगर जो वॉलंटरी मूवमेंट्स राइट साइड पे हो रही है वो ड्यू टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड, सो डेक्यूसेशन की वजह से। और अगर लीजन अबव द डेक्यूसेशन है, मीन्स के सिम्टम्स होंगे ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड। लेकिन अगर डेक्यूसेशन के बाद डैमेज हो रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीन्स इप्सीलैटरल डैमेज के इप्सीलैटरल साइड पर सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डेक्यूसेशन तो हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर डैमेज हो रहा है, यहीं पे इसी साइड पर बॉडी के सिम्टम्स होंगे, लेकिन अगर यहाँ डैमेज हो रहा है बॉडी के अपोजिट साइड पर सिम्टम्स होंगे डैमेज के। अगर ये हाथ मूव कर रहे हैं मीन्स लेफ्ट साइड पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है। और ये आइज़ को इसलिए एग्जामिनर क्लोज करवा रहा है क्योंकि डिफरेंट जो हमारे जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं मूवमेंट की। सो विजुअल जो कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी आइज़ देख रही है मसल्स को, वो भी लॉस हो जाएगी आइज़ क्लोज करने की वजह से। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी डैमेज है तो, और प्रोनेटर मसल स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए जो प्रोनेटर हल्का सा ड्रिफ्ट कर जाता है हाथ इन द प्रोनेटर पोजीशन, जिसका भी डैमेज होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। नाउ एक और साइन प्रेजेंट होता है, क्लिनिकल साइन इन द पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज, जिसे हम कहते हैं हुफमैन साइन। हुफमैन साइन हुफमैन साइन के अंदर क्या होता है कि एग्जामिनर है, वो पेशेंट की मिडल फिंगर है, फॉर सपोज ये मिडल फिंगर है पेशेंट की, इस मिडल फिंगर को फ्लिक करता है डाउनवर्ड। नॉर्मली पर्सन में क्या होता है, ये फ्लिक करता है और हमारा जो इंडेक्स फिंगर और थंब है ये मूव नहीं करते नॉर्मल पर्सन के अंदर, अगर उसका डैमेज नहीं है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इफ देयर इज अ डैमेज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन द पेशेंट, जब एग्जामिनर फ्लिक करेगा इस तरीके से, तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो फ्लेक्स होगी और जो थंब है वो
फ्लेक्स भी होगा और एडक्शन भी होगी उसकी, मीन्स वो इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट होगी जब इंडेक्स फिंगर की और थंब की, तो उससे हम कहते हैं हूफमैन साइंस। सो पैरामिडल ट्रैक्ट्स में डैमेज जो होगा उससे हम डिफरेंट, अगर डैमेज होगा तो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, डिफ्यूज एट्रोफी होगी, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट बट स्पाइनल रिफ्लेक्स विल नॉट बी लॉस्ट, क्योंकि स्पाइनल रिफ्लेक्स की जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हो जाता है, उससे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की नेसेसरी नहीं है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाए, फिर ब्रेन मोटर इन्फॉर्मेशन भेजे, उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, ये नेसेसरी नहीं होता। लेकिन सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इज अ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, और इसकी इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन मोटर इन्फॉर्मेशन देता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। सो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट, प्लांटर रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट, बबिन्स्की साइन विल बी प्रेजेंट, प्रोनेटेड ड्रिफ्ट विल बी प्रेजेंट एंड हूफमैन साइन विल बी प्रेजेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा लीजन्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स। अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स के डैमेज होते हैं तो कौन से हमारे पास सिम्टम्स, कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी। बेसिकली जो ये बहुत रेयर केस होता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो या सिर्फ पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो, तो डिफरेंट जो इनके जो क्लिनिकल साइंस है ये मिक्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ये नहीं है कि सिर्फ जो पैरामिडल ट्रैक्ट के अगर डैमेज, अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो सिर्फ पैरामिडल ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स वो प्रेजेंट होंगे और या सिर्फ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है कि सिर्फ एक ही ट्रैक्ट डैमेज हो, दोनों ट्रैक्ट डैमेज हो जाते हैं, और इन दोनों जो ट्रैक्ट्स डैमेज, इनकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, क्लिनिकल साइंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम। उनको हम एक ही टर्म के अंदर पढ़ते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल साइंस ऑफ डैमेज ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। So these are extra pyramidal tracts: reticulospinal, rubrospinal, olivospinal, tectospinal, vestibulospinal. The main function of these tracts is to coordinate the muscles movement and to maintain the posture. डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके, वॉकिंग, हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं डेली लाइफ। तो जो मसल्स की कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन से मसल्स किस वक्त वर्क कर रहे हैं, कौन से मसल्स किस वक्त वर्क नहीं करना, तो जो कोऑर्डिनेशन होती है वो थ्रू द एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स। और ये हमारे पास जो हम जैसे अगर पैसिव पोजीशन में खड़े होते हैं, हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जिस टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो हमारा जो पोस्चर मेंटेन हो रहा होता है, मसल्स में हल्की सी रिजिडिटी, स्टिफनेस होती है जो कि हमारी अपीयरेंस को मेंटेन करती है। तो हमारा जो पोस्चर मेंटेन होता है वो भी थ्रू दी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट अगर डैमेज होंगे तो पहला क्लिनिकल साइन हमारे पास प्रेजेंट होगा हाइपोकाइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया Hypokinesia means there will be slow execution of movement, slow execution of movement. Slow execution of movement से मीन के हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हमारी जो ब्रेन है वो डिसाइड करता है ये मसल इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल इस वक्त स्ट्रेच करेगा। तो ये जो सब डिसाइड कर रहा है थ्रू द एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स, मोटर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है मसल्स तक। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो तो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। सो जितनी भी मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा पेशेंट वो स्लो होंगी। तो हाइपोकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट्स को हम हाइपोकाइनेसिया कहते हैं, स्लो एक्सिक्यूशन ऑफ मूवमेंट। सो सेकंड साइन प्रेजेंट होगा को कंट्रैक्शन। को कंट्रैक्शन, को कंट्रैक्शन से मीन के साइमल्टेनियसली डिफरेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है मसल्स की कि कौन सा मसल किस वक्त ऑन होना है, कौन सा मसल्स किस वक्त ऑफ होना है, कौन से मसल को स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो मोटर इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर ये नहीं होगी तो डिफरेंट मसल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से को कंट्रैक्शन होगी और हमारा पोस्चर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो देयर विल बी को कंट्रैक्शन। थर्ड क्लिनिकल साइन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पैस्टिसिटी। स्पैस्टिसिटी से मीन्स के रिजिड एंड स्टिफ मसल्स, रिजिड एंड स्टिफ मसल्स। नॉर्मली जो हमारी जो मसल्स की टोन है, लाइक हम अगर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, हमारी जो मसल्स की जो अपीयरेंस है वो मेंटेन रहती है, मसल्स की टोन मेंटेन होती है थ्रू द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और सपोज ये मसल्स है हमारे पास,
मसल्स के जो आउटर फाइबर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, मसल्स के इनर फाइबर्स होते हैं वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स ये हमारे जॉइंट जब भी स्ट्रेच करते हैं तो मसल जैसे स्ट्रेच करता है, हमारे जॉइंट मूव कर रहे हैं, मसल स्ट्रेच करता है, तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और वो कैरी करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो साइनेप्स करते हैं विद द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स को इनर्वेट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल्स की। लेकिन ये जो सारी मूवमेंट है ये स्पाइनल जो सारा रिफ्लेक्स आर्क है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रही, लेकिन ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को मॉड्यूलेट कर सकता है। डिफरेंट जो एक्स्ट्रा पैरामेटल ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं जब भी अगर स्पाइनल रिफ्लेक्स इंक्रीज हो जाता है, मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैरामेटल ट्रैक्ट्स है वो इनहिबिट करवाता है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करवा देता है, जो एक्स्ट्रा पैरामेटल अपर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ एक्स्ट्रा पैरामेटल ट्रैक्ट्स, तो इसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन। सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैरामेटल ट्रैक्ट डैमेज है तो देयर विल बी नो सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन। सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन नहीं होगी तो ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं मसल्स के, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें कोई इनहिबिशन ही नहीं है सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन, ये इंक्रीज होंगे। मसल्स की टोन ज़्यादा मसल हो जाएगी, ज़्यादा रिजिड होना शुरू हो जाएंगे, मसल्स ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे, जो और मसल्स मूवमेंट के दौरान रेजिस्टेंस देंगे, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सर, अगर मैं अपने हैंड की फ्लेक्शन करता हूँ तो स्लाइटली ट्राइसेप इस मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं जो नॉर्मली हमें महसूस नहीं होती। लेकिन अगर मसल्स की टोन अगर बढ़ जाती है, स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, रिजिड ज़्यादा होंगे, तो ये मूवमेंट को रेजिस्टेंस करेंगे। और जब मसल्स रिजिड होते हैं और स्टिफ मसल्स होते हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं स्पैस्टिसिटी। अच्छा, तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं तो डिफरेंट डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं। जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, अगर हम किसी भी मसल्स के टेंडन को ब्रेस करते हैं या टैप करते हैं थ्रू द हैमर, तो एक मूवमेंट होती है, जैसे पटेलर टेंडन है, ब्रैकियोरेडियलिस टेंडन, बाइसेप टेंडन या ट्राइसेप टेंडन को हम ब्रेस करते हैं तो मूवमेंट होती है, एकदम हमारा हाथ या हमारी जो पाँव लाइक मूव करता है। सो दीज आर द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अगर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक सुपर रिफ्लेक्सेस होना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं ये भी बढ़ जाएंगे, एक्सिजरेट हो जाएंगे। तो एक और साइन प्रेजेंट होगा, क्लिनिकल साइन, जिसे हम एक्सिजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस। एक्सिजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस, क्योंकि डीप रिफ्लेक्सेस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस या स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। अगर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली डीप स्पाइनल रिफ्लेक्सेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसी तरह एक्सिजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज। लाइक अगर स्लो हमारी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी स्लो होती थी पहले, अब बिल्कुल एकदम तेज़ मूवमेंट होगी, क्योंकि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुपर मूवमेंट शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक और क्लिनिकल साइन होता है जिसे हम कहते हैं क्लास्प नाइफ रिस्पॉन्स। क्लास्प नाइफ रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स। क्लास्प नाइफ रिस्पॉन्स में ये होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, लाइक एंटागोनिस्ट मसल्स होते हैं, ये फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है, फ्लेक्सर्स के एंटागोनिस्ट मसल्स हैं ट्राइसेप्स। जब मैं हैंड की फ्लेक्शन अपने हैंड की फ्लेक्शन करूँगा तो ट्राइसेप स्लाइटली रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट को, जो कि नॉर्मली हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर मसल स्टिफ है, स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, मसल्स रिजिड और स्टिफ हो गए, तो जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, तो वो रेजिस्ट करेगा इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा। फ्लेक्शन होगी लेकिन स्लाइटली रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी हमारी, हम बहुत मुश्किल से पेशेंट मूव करेगा अपने हाथ। लेकिन जब हमारी जो पार्शियल फ्लेक्शन हो जाएगी हैंड की, और पार्शियल फ्लेक्शन हो जाती है तो जो ट्राइसेप है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त, और अगर ट्राइसेप इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो ट्राइसेप डैमेज हो सकता है। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं कुछ, वो आकर इस लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स नहीं, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये जाकर इस जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं इनको इनहिबिट कर देते हैं और ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करवा देते हैं। तो ट्राइसेप जैसे ही रिलैक्स होता है बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाती है, और एकदम पार्शियल फ्लेक्शन के बाद हमारा हैंड बिल्कुल आसानी से एकदम पेशेंट का हैंड मूव कर जाता है। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्लास्प नाइफ रिस्पॉन्स कहते हैं।
तो ये सूडो ये जो सेंसी न्यूरॉन होता है ये इनहिबिट करा देता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्राइसेप इस तरीके से डैमेज हो सकता है। तो इस मोमेंट को हम क्लास नाइफ रिस्पॉन्स कहते हैं। सो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट में हमारे पास हाइपोकाइनेसिया, को कंट्रैक्शन, स्पेस्टिसिटी, एक्सिजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस एंड क्लास नाइफ रिस्पॉन्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पैरामिडल ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो या सिर्फ पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो। इनकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम। तो हम अभी तक देख चुके हैं कि जो डीप रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में, और हम पैरामिडल ट्रैक्ट्स में पहले हमने अभी पढ़ा है कि जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं लॉस। सो डीप रिफ्लेक्सेस अपर मोटर न्यूरॉन में बढ़ जाते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट। क्यों? सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द ब्रेन और ब्रेन से मोटर इन्फॉर्मेशन आती है, इसलिए सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं और डीप रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनहिबिशन, सुप्रा स्पाइनल इनहिबिशन खत्म हो जाती है, हाइपोकाइनेसिया, को कंट्रैक्शन, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, रिजिड एंड स्टिफ मसल्स हो जाएंगे। वो भी किस वजह से? स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की वजह से। स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस मसल्स की टोन को ज़्यादा इंक्रीज करवा देंगे, और इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिया भी कहते हैं। मसल्स की अगर टोन ज़्यादा हो जाती है इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया। सो ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स इन दोनों के एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेस्टिसिटी, अगर मसल्स की रिजिड और स्टिफ मसल्स हो जाते हैं, और अगर पैरामिडल ट्रैक्ट भी डैमेज हो जाता है, वॉलंटरी मूवमेंट भी मसल परफॉर्म नहीं करता, मसल स्पेस्टिक भी है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं स्पेस्टिक पैरालिसिस। अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में होता है स्पेस्टिक पैरालिसिस। अगर मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट भी लॉस हो चुकी है, पैरामिडल ट्रैक्ट भी डैमेज है, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट भी डैमेज है, और मसल्स रिजिड और स्टिफ हो रहे हैं, तो स्पेस्टिक पैरालिसिस होगी। स्पेस्टिक पैरालिसिस मीन्स कि रिजिड और स्टिफ मसल्स होंगे और वो मूव भी नहीं कर रहे थे, इस कंडीशन को हम स्पेस्टिक पैरालिसिस कहते हैं। और इन टर्न लोअर मोटर न्यूरॉन्स में अगर डैमेज होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, तो उसके अंदर हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, मतलब मीन्स कि मसल की टोन हाइपोटोनिया हो जाता है, मसल की टोन बहुत डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट को हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से लीजन्स होते हैं और कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं पैरामिडल ट्रैक्ट की और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट की। थैंक यू।